हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट के बारे में, जो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रकाशित हुए हैं। और इसके साथ साथ हम जो इनके रिजल्ट के अंदर कुछ खास बातें हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर इनकी जो समरी है रिजल्ट की उसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा, जो कंपनी की मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है आगे के बिजनेस के बारे में। और तीसरी बात जो है किस सेगमेंट का कितना असर जो है पड़ा है ज्योग्राफिकली भी और बिजनेस सेगमेंट के अंदर भी। तो क्या होते हैं सेगमेंट्स वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा उसी की के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर कितनी एंटिटीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो शामिल है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, इनकी जो 53 बिजनेसेस हैं वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये काम करते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर उनके आप नाम देखेंगे तो नाम आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ ये जो है काम करते हैं। तो देखिएगा, मोस्टली जो है यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर के बाद जो है अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जो है सभी जगह जो है इनके बिजनेसेस हैं। और यहाँ पे जो यूरोप है और जो यूएसए, यहाँ से काफ़ी बड़ा बिजनेस इनके पास आता है। और इंडिया तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो देखिएगा, ये जो रिजल्ट्स हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है आपके साथ जो है पेश किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा कि जो रेवेन्यूज़ है यानी कि जो इनकी इनकम्स हैं वो किस तरीके से जो है रही। तो क्योंकि ये जो पीरियड था ये लॉकआउट, जो लॉकडाउन वाला पीरियड था, और वास्तव में जो लॉकडाउन वाला पीरियड था इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ना जो है लाजमी था। लेकिन बहुत सारा जो वर्क है, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका बिजनेस लीस्ट इम्पैक्टेड था कोविड 19 की वजह से, लेकिन फिर भी जो सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से जो है रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ना था नेगेटिवली, वो थोड़ा सा पड़ा भी है। तो अगर अभी हम यहाँ पर बात करें क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और बहुत कम कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जो इतनी बेहतरीन कंपनियां आपको इस सेगमेंट में मिलेंगी। और सीधी सी बात है, ये लीडरशिप पोजीशन के अंदर है, नंबर 1 कंपनी है अपने सेगमेंट के अंदर। तो ना केवल इंडिया के अंदर, ये बाहर भी बहुत बेहतरीन जो है काम करते रहे हैं। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर जो है ये बहुत सारे लोग जो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी रखते हैं, और बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इस कंपनी को जो है ओन करते हैं। तो अगर देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूँ अगर रेवेन्यू फ्रंट की तरफ, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं सबसे पहले, कि जो जून क्वार्टर पिछले साल था 2019 में उसके मुकाबले में क्या रहा, तो आप यहाँ देखेंगे जो 38172 करोड़ के जो रेवेन्यूज थे वो बढ़ते हुए नजर आए हैं 38322 करोड़। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के मुकाबले में हालांकि इनके रेवेन्यूज थोड़े से कम नजर आए हैं। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं है, करीबन 2 से 3% का जो है अमाउंट ही है वो भी, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो नहीं है वहाँ पर भी। तो बट हाँ, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करेंगे तो रेवेन्यूज जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि वो माइनर ग्रोथ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, तो म्यूटेड जो है परफॉर्मेंस है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं उसका जो रीज़न है वो लॉकडाउन था। उसके बाद अदर इनकम्स का जो फिगर्स है वो पिछले जो साल के अंदर था 19 के अंदर, वहाँ से जो है आधे से भी कम हो गया है। आधे से भी कम बोलूँ तो मैं, सीधी सी बात है कि 40% से भी जो है कम अमाउंट हो गया है। तो हालांकि जो अदर इनकम्स हैं वो डिपेंड करती हैं, ज़रूरी नहीं होती कि वो सेम रहे। तो इस मामले में हम जो है ज़्यादा इसके बारे में ये भी नहीं कह सकते कि कम क्यों हुई हैं। लेकिन अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है पिछले जो साल के दौरान थे वहाँ से करीबन 10% बढ़ते हुए नजर आए हैं। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तो सेम ही रहे हैं लगभग, जैसे पिछले क्वार्टर में था उसी तरीके से। फीस टू एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, क्योंकि ये बाहर के कंसल्टेंट्स को भी हायर करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, और अभी यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इनको, कि जो अगर ये यहाँ से अगर इनको वीज़ा नहीं मिलता है तो वो ये वहीं पर भी जो है सर्विसेज के लिए जो है वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हायर करते हैं, सिमिलरली यूरोप के अंदर भी। तो एक्सटर्नल लोगों से भी जो है ये हेल्प लेते हैं जो फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस इक्विपमेंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है कॉस्ट इसकी कम आई है। क्योंकि कॉस्ट कम इसलिए आई है क्योंकि सप्लाई चेन की भी जो प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सारा जो है यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज वो कम परचेज किए गए हैं। डेप्रीशिएशन की कॉस्ट जो है 976 करोड़ से जो है वो देखने के लिए मिली है। अदर खर्चे जो है पिछले साल और दोनों सालों के मुकाबले में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। तो आप देखिएगा करीबन करीबन
आप 20% के जो खर्चे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है आप देखेंगे तो लगभग कम हुए हैं, और सॉरी ईयर ऑन ईयर पे, और क्वार्टर के बेस पे भी देखेंगे तो करीबन करीबन 10% के आसपास ये खर्चे भी कम हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस आप देखिएगा तो मोर और लेस वही हैं जो पिछले क्वार्टर में थे, उससे क्योंकि काम कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, मार्च क्वार्टर के मुकाबले में, तो उतना ही जो है असर है यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में भी कंसोलिडेटेड बेसिस पर पड़ा हुआ है। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें बिफोर फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट तो हालांकि ज़्यादा होती नहीं है, ब्याज वगैरह, तो ये जो है पिछले ईयर ऑन ईयर पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी जो है यहाँ पे रिड्यूस होते हुए नजर आए, और करीबन 4% के आसपास की जो है 4% से ज़्यादा की जो है कमी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो ये जो है सीधा सीधा लॉकडाउन की वजह से ये देखने के लिए मिला है। हालांकि हम सेगमेंट वाइज और भी बात करेंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। अब अगर करंट टैक्स की बात करें तो क्योंकि टैक्स यहाँ पे घट रहे थे पिछले साल के मुकाबले में, एक तो इनकम भी कम है और दूसरी बात रेट भी कम है, तो टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। फिर डेफर टैक्स के भी जो है एक बेनिफिट थे, तो 2455 करोड़ के जो थे, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 7049 करोड़ था। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ये अभी हाल फिलहाल के टाइम के अंदर जो सबसे कम प्रॉफिट जो है वो आए हैं यहाँ पे, और रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, लेकिन जो मैं सेगमेंट रिपोर्ट आपके साथ बात करूँगा उससे आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। अगर आप यहाँ पे पूरे ईपीएस की बात करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अर्निंग पर शेयर क्या रही है, अर्निंग पर शेयर के अलावा भी जो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम्स हैं वो भी रिड्यूस होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि बिजनेस थोड़ा छोटा हो गया था, तो अल्टीमेटली उसके भी जो बेनिफिट है वो कम आए आपको। और सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर इनको एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिला है, वो है करेंसी डेप्रिसिएशन का। तो क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया था, और लॉकडाउन के बाद तो अल्टीमेटली जिनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी जो है बढ़कर आए हैं। तो मैं भी इसके बारे में बात करूँगा, तो करेंसी का बेनिफिट भी जो है इनके पास आया है, तो करेंसी की बेनिफिट की वजह से भी जो बहुत सारा जो लॉस है इनका जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है तो वो कंपनसेट होता हुआ नजर आया। तो अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो करीबन 18.68 की जो है ईपीएस यहाँ पे जो रिपोर्ट की है। तो अभी अगर हम इसके शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ईपीएस है अभी भी कोई कम नहीं है, तो 18.68 की जो ईपीएस है, हालांकि पिछले ईयर ऑन ईयर पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे करीबन 21.5 की ईपीएस थी, तो वहाँ से जो है आपको एक सब्सटेंशियल जो है डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। सब्सटेंशियल मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आईटी कंपनी, और इस कंपनी से हमेशा ग्रोथ की बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है हमेशा इसके इन्वेस्टर्स को रहती है, तो उन फ्रंट्स के ऊपर जो है थोड़ी वीकनेस जो है देखने के लिए जो है मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड भी जो घोषित किया, ये बड़ी अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। तो 18 रुपये की जो अर्निंग है उसमें से 5 रुपये तो शेयर होल्डर्स को जो है साथ साथ जो है कंपनी दे ही रही है। और अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो कौन से सेगमेंट के अंदर जो है इन्होंने जो है अच्छा नहीं किया और कहाँ पर इन्होंने अच्छा किया, तो वो देखिएगा। अगर सेगमेंट की बात करें तो जो उनका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, जिसको हम BFSI बोलते हैं, तो वहाँ पर जो इनकम पिछले जो रेवेन्यूज थे जो पिछले क्वार्टर में थे मार्च 20 के अंदर, सिमिलरली उसी के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग में देखिएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट भी था, बहुत जगह शटडाउन था, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर भी आया है, तो वहाँ पर जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम आए हैं, और कम भी जो आए हैं वो करीबन करीबन 10% के आसपास कम आए हैं। रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस है उसके अंदर भी जो है इम्पैक्ट पड़ा है, वो वहाँ पर भी करीबन 10% का जो है इम्पैक्ट पड़ा है। और कम्युनिकेशन और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में तो जनरली यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ ही जो है मीडिया हाउसेज काम कर रहे थे, तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर भी, और अदर बिजनेस के अंदर भी इम्पैक्ट जो है करीबन करीबन 4% के आसपास के पड़े हैं। तो ये जो पूरा बिजनेस है, तो देखिएगा BFSI जो स्पेस है वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना के बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पड़ा है, रिटेल कंज्यूमर में भी पड़ा है, कम्युनिकेशन और मीडिया के अंदर जो है कम पड़ा है, और अदर बिजनेसेस के अंदर भी पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग और BFSI के अंदर जो है इनको अपने पूरी जो फीस वगैरह जो चार्ज करते हैं वो प्रॉपरली इनको मिली है। इसी तरीके से उनके जो प्रॉफिट्स भी हैं तो वो 4176 करोड़ के थे मार्च क्वार्टर में, तो वो यहाँ पर 4115 करोड़ के हैं, तो यहाँ पर भी कंफर्टेबल है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट जो है करीबन आप देखिएगा तो 20% के आसपास के जो है डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं, तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी पड़ा है। रिटेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन 20% के प्रॉफिट यहाँ भी कम होते हुए नजर आए हैं, और करीबन 7% के आसपास के जो है कम्युनिकेशन और मीडिया में भी प्रॉफिट होते हुए कम नजर आए हैं।
तो इस तरीके से आप देखिएगा तो प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट है वो सभी सेगमेंट में पड़े, BFSI को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग तो फुल ऑपरेशनल था, तो बैंक तो अपना जैसा था वैसा काम कर रहे थे, तो वहाँ पर इनको फीस की रिकवरी में जो है कोई दिक्कत नहीं हुई, और क्योंकि ATM भी प्रॉपरली जो है काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है इनको रेवेन्यूज़ उसी तरीके से मिलते रहे जैसे इन्होंने उम्मीद की थी। अगर हम इसको ब्रीफली देखें पूरे रिजल्ट्स को कि रिजल्ट किस तरीके के रहे, तो देखिएगा सबसे पहली बात, एक टर्म होती है कांस्टेंट करेंसी। कांस्टेंट करेंसी का मतलब है कि अगर हम एक करेंसी को फिक्स कर लें, उसी करेंसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, तो अगर कांस्टेंट करेंसी का मतलब है जैसे इंडियन करेंसी है, तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो रेवेन्यूज जो है वो डी ग्रो किए हैं, कितना 6.3% ईयर ऑन ईयर। तो देखिएगा जो रेवेन्यूज हैं वो घटते हुए नजर आए हैं, ये वास्तव में एक नेगेटिव जो है हम बात कर ही चुके हैं, और उसका रीज़न भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ। तो दूसरी बात, अगर लाइफ साइंस का जो बिजनेस था इनका, जो कि जनरली हॉस्पिटल हो, तो कोविड की समस्या थी वहाँ पे, तो वहाँ पर सबसे अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो जहाँ पर लाइफ साइंस से रिलेटेड जो इनकी बिजनेसेस था वहाँ पर इनको डी ग्रोथ नहीं मिली, अच्छा बिजनेस इन्होंने वहाँ पे किया। इंडस्ट्री के अंदर आज भी जो है 23.6% का जो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी कि जो इबिटा मार्जिन है वो अभी भी बेहतरीन है, और वो लीडरशिप पोजीशंस के अंदर है पूरी मार्केट के अंदर आज भी, और लीडरशिप जो इनकी बरकरार रहेगी ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं बाकी जब कंपनीज का रिजल्ट आएंगे। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो 6.5 बिलियन US डॉलर थी। तो आप ये देखिएगा तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यूज़ है वो भी इन्होंने बताई है कि कितना जो बड़ा बिजनेस इन्होंने अभी यहाँ पे किया, तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस जो है यहाँ पर। लेकिन हम बात करते हैं ग्रोथ की। अब ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यूज़ जो है, रेवेन्यूज़ जो है 0.4% जो है इंक्रीज़ किए हैं। अगर हम टोटल अगर उसको कन्वर्ट करते हैं, डॉलर वाली जो करेंसी है उसको भी अगर हम बदल दे तो, और कांस्टेंट करेंसी में डी ग्रोथ किए हैं। कांस्टेंट करेंसी में क्या कर रहे हैं, डी ग्रोथ। तो अगर डॉलर टर्म में बात करें तो 0.4% के हिसाब से जो है आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। नेट इनकम की अगर हम बात करें, जो टोटल प्रॉफिट है, तो वो 13.5% की घटी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 23.6% के हैं, नेट मार्जिन जो है 18.3% के हैं। इसके अलावा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कैश कितना कमाया, तो 9,290 करोड़ का कैश इन्होंने ऑपरेशन से कमाया है, जो कि नेट प्रॉफिट का 132%। तो आप यानी कि अगर कैश ईपीएस की बात करेंगे तो कैश ईपीएस जो है 32% ज़्यादा है ईपीएस के मुकाबले में। अगर ये अल्टीमेटली अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें डेप्रीशिएशन की फिगर को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कैश ईपीएस अगर हमें निकालनी, तो डेप्रीशिएशन पर शेयर को अगर हम ईपीएस के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास कैश ईपीएस आ जाती है। और 353,000 जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ट्रेन भी किए यहाँ पे, और इंडस्ट्री लीडिंग टैलेंट जो है रिटेंशन रेशियोज, तो उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और ये डिविडेंड जो है ये 5 रुपये का इन्होंने डिक्लेयर किया है, और रिकॉर्ड डेट जो है 17 तारीख है, यानी कि जो भी लोग 2 दिन पहले इससे शेयर खरीदेंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। तो जो लोग 15 तारीख तक जो शेयर्स को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उनको ये डिविडेंड मिलने वाला है। और पेमेंट की डेट जो होगी वो 31 डेट होगी, यानी कि 31 तारीख को, जो 31 जुलाई को डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको शेयर 15 तारीख को खरीदना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट क्या सोचती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट क्या सोचती है उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए जो सेगमेंट से संबंधित है। देखिएगा सेगमेंट के अंदर 2 तरीके के सेगमेंट होते हैं, वन इज अ बिजनेस सेगमेंट एंड सेकंड इज ए ज्योग्राफिकली सेगमेंट। यानी कि जब हम किस किस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं उसको तो हम बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट, यानी कि प्रोडक्ट सेगमेंट या बिजनेस सेगमेंट। और दूसरा होता है ज्योग्राफिकली सेगमेंट, हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से एरियाज में काम करते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, ये आपको ना ध्यान से देखना चाहिए, और इससे ही जो है परफॉर्मेंस का पता चलेगा। और ये इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि जो बाकी इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं वो वास्तव में कैसा असर करेगी। और दूसरी बात ये कि जब हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट को वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के साथ कोविड की वजह से, तो देखिएगा हम सही तरीके से इवेल्यूट नहीं करते सकते अपनी मार्केट को। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये इम्पैक्ट बता रही है कि इंडिया के वजह से कितना जो है लॉकडाउन से कितना असर हुआ बजाय के बाकी कंट्रीज में। मैं इसलिए पहले ज्योग्राफिकली एनालिसिस ही आपके साथ करूंगा। तो देखिएगा मार्केट के अंदर कहता है कि जो डिमांड कंट्रैक्शन हुई वो ज्योग्राफी में अदर देन यूरोप में दिक्कत नहीं थी, 2.7% का बिजनेस बढ़ा है। लेटिन अमेरिका में भी 0.02% बढ़ा है। लेकिन ग्रोथ कहाँ घटी है, अब ध्यान से समझिएगा, ग्रोथ डिक्लाइन इन ऑल अदर मार्केट। नॉर्थ अमेरिका के अंदर -6% की डी ग्रोथ हुई, यानी कि अमेरिका के अंदर जो केस बढ़ रहे थे
कोविड के, वहां पर इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा है 6.1%। लेकिन देखिएगा अमेरिका ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया, असर कम था। यूके के अंदर भी देखिएगा लॉकडाउन का असर हुआ -8.5%, यानी कि आपको जो है यहां पर भी नुकसान हुआ। लेकिन आप इंडिया देख के हैरान हो जाएंगे, इंडिया में जिस तरीके का लॉकडाउन किया गया, आप देखिएगा जो डिमांड की जो थी, जो ग्रोथ थी, वो डी ग्रोथ देखने के लिए मिली -27.6%। देखिएगा ये है कंसर्न, 27.6%। आप देखिएगा वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के अंदर इतनी डी ग्रोथ नहीं थी। इस कंपनी को डी ग्रोथ थी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे इंपैक्ट पड़ा, इंडिया में इंपैक्ट पड़ा। यानी कि ये जो कंपनी, अगर आप इसकी बात को सुने तो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी फैसले लिए वो उनके ऊपर एक तरीके से उंगली उठ रही है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सही तरीके से नहीं मैनेज किए गए। इसका मतलब एक और भी है, ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनके ऊपर कोविड का असर वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर उन सबसे ज्यादा है। और ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं जो है अभी भी आपको यही बात बोलता रहूं पीछे भी, कि अभी हमें असर देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट का क्या असर है। तो आप देखिएगा कि इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर भी जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा असर हुआ। और क्योंकि यहां पर असर इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि यहां पे जिस तरीके का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि वर्क फ्रॉम होम इस कंपनी ने किया, लेकिन ये जो लॉकडाउन था इसने यहां पर एक समस्या क्रिएट करी इस कंपनी के लिए। उसके बाद देखिएगा एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर -3.2, और एमईए के अंदर जो है मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर 11.7%। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है इंडिया में पड़ा। अब अगर बात करते हैं इसके प्रोडक्ट वाइज, किसकी बात करें, प्रोडक्ट वाइज कि कौन से बिजनेस के अंदर इन्होंने ठीक किया, कौन से बिजनेस में इनको प्रॉब्लम रही। तो आप देखिएगा जो लाइफ साइंस वाला और हेल्थ केयर का जो बिजनेस था उसमें 13.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, और कोविड की वजह से मिलनी भी चाहिए थी। अदर देन दैट ऑल अदर इंडस्ट्री वर्टिकल शो डिक्लाइन। बैंकिंग के अंदर भी जो है 4.9% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली, रिटेल के अंदर 12.9%, कम्युनिकेशन मीडिया में 3.6 और मैन्युफैक्चरिंग में 7.1%, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के अंदर -4%। तो आप देखिएगा सब जगह जो है इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा है। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखिएगा 27.6% असर पड़ा है, तो अल्टीमेटली फिर ये तो इंपैक्ट आने ही थे डी ग्रोथ के। तो सिंपल सी बात है, अब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट उसी के आसपास है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट जैसा एंटिसिपेट कर रही थी। अब देखिएगा मैनेजमेंट क्या कहती है। मैनेजमेंट जो है, राजेश गोपीनाथ जी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि देखिएगा ये जो कोविड हुआ उसका असर तो जो है हमारे ऊपर पड़ा बिजनेस लाइंस के ऊपर, और जैसा भी मैंने आपको बताया अदर देन लाइफ साइंस जो है बाकी वर्टिकल्स के ऊपर जो है पड़ा। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि देखिएगा अब जो इसका बॉटम आउट होना था वो हमारे हिसाब से हमारे बिजनेस में जो इसका इंपैक्ट पड़ना था, जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ना था वो पड़ चुका है, और हम तो मशीन फर्स्ट की अप्रोच से जो है डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बहुत सारा काम जो है मशीन फर्स्ट बेसिस के ऊपर हम करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आएंगी कोविड के बाद, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें उसके भी बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है। और सीधी सी बात ये कि कुछ प्रोग्राम्स जो थे हमारे वो डेफर हो गए थे जो कोविड की वजह से, तो वो जो है अब नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मैनेजमेंट के द्वारा जो आउटलुक था वो भी मैंने आपके साथ जो है शेयर कर लिया। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।